हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 8। चैनल मैथ आसान तो है। मैं प्रीति सिंह। हमने लास्ट लेक्चर में चार पिट मेथड डिस्कस किया था और हमने चार पिट मेथड के दो क्वेश्चंस करके भी देखे थे। उनमें अलग अलग तरीके भी सीख लिए थे और सारे स्टेप्स को हमने अच्छे से फॉलो करना सीख लिया था। अब लेक्चर 8 जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर का है। मतलब अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा था वो सब कुछ फर्स्ट ऑर्डर का था। मैं साइड में आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर फिर से बता रही हूँ। फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि जहां पर z केवल फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंशिएट हुआ, ये हमने यूज करने सीखे थे। अभी तक हमने इससे रिलेटेड दो मेथड पढ़ लिए थे, एक लाग्रेंजेस और एक चारपिट। लाग्रेंजेस हमारा लीनियर के लिए था, मतलब डिग्री 1 के लिए था, और चारपिट हमारा नॉन लीनियर के लिए था। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर की। सेकेंड ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि अब हम बात करेंगे डी टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर की, डी टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर की, और डी टू जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई की। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, जिसमें कि इसको हम आर बोलते हैं। वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में जब होता है तो उसको हम टी बोलते हैं, और एक्स वाई वाले को हम एस बोलते हैं। तो अब हम जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, मतलब हम वो इक्वेशन सब पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि हमारे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आते हों। उनको हमको पढ़ना है और उनको हमको कैसे सॉल्व करना है ये हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात आती है, हम सेकेंड ऑर्डर तो पढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी हम लीनियर पे ही हैं। लीनियर का मतलब ये हो गया कि हम वो इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि सेकेंड ऑर्डर की हो लेकिन उनकी डिग्री अभी भी 1 हो, मतलब कि वो अ, किसी भी फॉर्म में मल्टीप्लाई फॉर्म में ना लिखे हों। अगर हम आर एस टी भी यूज कर रहे हैं तो ये सारे अलग अलग लिखे हों। ठीक है। नॉन लीनियर ये तब होगा जब ये दो मल्टीप्लाई में है, या आर स्क्वायर है या टी स्क्वायर है। हम इन इक्वेशंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट यूज हो रहे हों, अलग अलग हों, और सेकेंड ऑर्डर हो और लीनियर हो, मतलब कि डिग्री 1 हो, डिग्री 1 से ज्यादा नहीं। ठीक। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है इसका पहला जो हमारा पार्ट है यूज होना है, जो हमको पढ़ना है, वो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव जो कि फर्स्ट डिग्री में ही प्रेजेंट होने चाहिए और मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं लिखे होने चाहिए। तो हम उनको लीनियर पीडीई या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। और कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब क्या है? इफ द कोफिशिएंट ऑफ द डेरिवेटिव्स आर कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड द लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब कि जो हमारे डेरिवेटिव्स लिखे हों उनके आगे जो मल्टीप्लाई में होते हैं उनको हम कोफिशिएंट डिनोट कहते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। वो हमारे पास कांस्टेंट्स होने चाहिए, मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे हों वो कांस्टेंट होने चाहिए। तो हमको उन इक्वेशंस के बारे में अभी पढ़ना है। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। मैं आपको nth ऑर्डर की एक इक्वेशन नहीं लिख के दिखाऊंगी क्योंकि आप nth ऑर्डर के लिए फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा किसका ऑर्डर चल रहा है। तो मैं बहुत सिंपल सा एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन लेके चलती हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए। ये सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है डी टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू डी टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस डी टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। ठीक है। अभी मैं कांस्टेंट मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है, मैं इसको 2 को भी हटा दे रही हूँ। मैं कांस्टेंट बहुत ही सिंपल, मतलब एक जनरल कांस्टेंट ले रही हूँ। ए नॉट ले लिया यहाँ पर, A1 ले लिया मैंने यहाँ पर, और A2 ले लिया। ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पर इस साइड में कोई फंक्शन एक्स वाई का हो सकता है। ठीक है। सपोज ये इक्वेशन है। तो पहले चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन हमारे ऊपर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। पहली वाली इक्वेशन का मतलब इक्वेशन का क्या सेंस है, मतलब क्या ये ऊपर जो हमने हेडिंग लिखी है क्या उसी में ही है ये इक्वेशन। तो पहली बात तो आप देखिए लीनियर है कि नहीं। लीनियर के लिए हमें सारे डेरिवेटिव्स देखने हैं और उनकी होल पावर चेक करना है। तो आप सारे डेरिवेटिव देख लो और उनकी होल पावर चेक करो। देखो सारे डेरिवेटिव्स की होल पावर 1 है, इसका मतलब कि लीनियर है। एक बात तो ये पूरी हो गई कि हाँ ठीक है ये लीनियर है। ठीक है। दूसरी बात, क्या ये सेकेंड ऑर्डर की है? तो देखिए सारे डेरिवेटिव्स हमारे सेकेंड ऑर्डर के ही हैं। ये हायर ऑर्डर भी हो सकती हैं। तो हायर ऑर्डर मतलब हमको फिलहाल ऑर्डर 1 से ज्यादा करना है। तो आप देख सकते हो सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, एन ऑर्डर हो, वो इक्वेशन इससे सॉल्व हो सकती है। अभी मैंने सेकेंड ऑर्डर की लिखी है तो हाँ ठीक है ये सेकेंड ऑर्डर है।
ठीक है। तीसरी बात हमने ये बात करनी है, क्या ये कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ में है? तो आप देखिए डेरिवेटिव्स के आगे जो मल्टीप्लाई में लिखा है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। तो हाँ, ये ए नॉट, A1, A1, A2 ये सारे हमारे कांस्टेंट हैं। तो तीनों चीजें हमारी पूरी हो रही है, मतलब कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि फिर इन इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमको यहाँ पर दो पार्ट करने होते हैं, इन इक्वेशन के दो पार्ट करने होते हैं। तो आपका एक होता है राइट हैंड साइड का पार्ट और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। ठीक है। जो इसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है, तो कंप्लीट सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको इनमें से डेरिवेटिव हटाने हैं, और अगर आप ये डेरिवेटिव्स हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप इसमें से ये डेरिवेटिव हटा दोगे, मतलब डेरिवेटिव लगा किस पे है? जेड पे लगा हुआ है। डेरिवेटिव आपने हटा दिया तो आपको क्या मिलने वाला है? जेड। ठीक है। जेड जिस पे डिपेंड कर रहा होगा वो उसी के टर्म में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि जेड जिन पे डिपेंड कर रहा है उनके रिस्पेक्ट में उसके डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं। तो जेड डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे, मतलब कि हमको एक वैल्यू मिलेगी जो एक्स और वाई के टर्म में होगी जेड की। हमको यही सोल्यूशन निकालना है, और ये सोल्यूशन निकालने का तरीका होता है इसको दो पार्ट में सॉल्व करने का। एक पार्ट होता है इसका सीएफ, या इसको कहते हो आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इसको आप शॉर्ट में बोलते हो सीएफ। और प्लस दूसरा होता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसको आप बोलते हो शॉर्ट में पीआई। ठीक है। तो मतलब जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आता है जेड, वो आता है सीएफ और पीआई का समेशन, इन दोनों का एडिशन, ये बन के आता है हमारा कंप्लीट सोल्यूशन। तो मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें दो पार्ट सॉल्व करने हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमारा सीएफ निकालता है, और जो राइट हैंड साइड होता है हमारा, वो हमारा पीआई निकालता है। अगर और ये हमने लिख दिया है, ये राइट हैंड साइड है, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है। तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों से अलग अलग चीजें निकालनी है, और सीएफ और पीआई को निकालने के रूल्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो अब बात ये करनी है कि हमको ये सीएफ और पीआई मिलेंगे कैसे, कहाँ से निकाले जा सकते हैं, कैसे निकाले जा सकते हैं। तो देखो, कोई भी चीज निकालने के लिए पहले उसकी कैटेगरी पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कैटेगरी क्या है। अगर आप लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला, और ये रहा दूसरा। पहला पार्ट होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद, पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और दूसरा पार्ट होता है नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है। ये दो पार्ट होते हैं हमारे। अब बात आती है कि ये नए टर्म्स कहाँ से आ गए। अभी हम लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ रहे थे, अब उसमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस आ गया। तो अब ये दोनों हम कैसे पहचानेंगे कि होमोजीनियस क्या होता है और नॉन होमोजीनियस क्या होता है। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि होमोजीनियस क्या होता है और नॉन होमोजीनियस क्या होता है। तो अगर इफ all the derivative, if all the derivatives of the equation, of the equation are of same order, same order, then it is called the homogeneous linear PDE. Or if all the derivatives, if all the derivatives of the equation are not of the same order, not of the same order, देन इट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई। तो हमारे पास ये दो तरीके के बातें हो गई, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। हमको इन दोनों के बारे में समझ
तो ये बात क्लियर हो गई कि होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होते हैं और नॉन होमोजीनियस क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लिख के बताती हूँ आपको, कोई और ज्यादा क्लियरिटी होगी। तो होमोजेनस मैंने क्या बताया है कि अगर ऑल, इफ ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब कि देखिए कि इक्वेशन लिख के देखते हैं इसको, कि सपोज इक्वेशन है हमारी यही जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, d2z/del x² प्लस 2 d2z/del y² सपोज यही है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप देखो कि यहाँ पे कितने डेरिवेटिव्स हैं, दो। ठीक, दोनों के ऑर्डर चेक करिए, दोनों ही टू ऑर्डर के हैं। मतलब पूरी इक्वेशन में दो टर्म है और दोनों में डेरिवेटिव्स हैं और दोनों के डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के हैं। तो इसको आप कहोगे कि ये होमोजीनियस का एग्जांपल है। ठीक, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ले लीजिए कि d2z/del x² प्लस 2 del z/del y इक्वल टू 0। अब ये भी तो एक पीडीई है ना, और ये पीडीई तो है, कितने टर्म है, दो टर्म है। लेकिन देखिए, एक फर्स्ट टर्म का ऑर्डर आपका सेकंड ऑर्डर है और सेकंड टर्म का ऑर्डर आपका फर्स्ट ऑर्डर है। मतलब पहले वाली इक्वेशन दो बार डिफरेंशिएट हुई है और पहले वाला टर्म दो बार डिफरेंशिएट हुआ है और दूसरे वाला टर्म एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि इन दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, पूरी इक्वेशन में सब सब टर्म्स का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस है। आप बहुत सिंपली आप समझ सकते हो कि जिसमें भी हमारे पास जो डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो पूरी इक्वेशन में, तो अगर वहां पर सभी डेरिवेटिव सेम ऑर्डर के हैं तो होमोजीनियस है, और नहीं है तो नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, अब इसके सीएफ और पीआई निकालने का रूल अलग होता है। जैसे आप इसका सॉल्यूशन अगर आप लिखोगे तो इसका सॉल्यूशन भी z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। ठीक, और इसका सॉल्यूशन भी z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। लेकिन होमोजीनियस के सीएफ और पीआई निकालने के रूल्स अलग अलग होते हैं और नॉन होमोजीनियस के सीएफ और पीआई निकालने के रूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले एक बार में तो एक ही चीज सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस को। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हम पहले ये स्टार्ट करते हैं, होमोजेनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हम ये बात समझ चुके हैं कि कौन सी होती है होमोजेनियस, ऑल द डेरिवेटिव्स इफ ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर सभी डेरिवेटिव इक्वेशन के सेम ऑर्डर के होंगे तो वो होमोजीनियस कहलाएंगे, और उन इक्वेशन को हम सॉल्व करना यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन। हमने एक इक्वेशन, मैं जनरल कोई भी एक इक्वेशन ले लेती हूँ जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए। सपोज मैं कांस्टेंट के लिए ही ले रही हूँ, तो ये सपोज है a0 d2z/del x² प्लस a1 d2z/del x del y प्लस a2 d2z/del y² इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको ये इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसको सी एफ और पी आई के लिए सॉल्व करना है। मैं एक साइड में मैंने इसमें एफ एक्स वाई नहीं लिखा है, मैं उसको पहले एफ एक्स वाई लिख दूं क्योंकि हमको सी एफ और पी आई दोनों के लिए बात डिस्कस करनी है। तो हम अभी इस इक्वेशन की बात करें तो ये एक होमोजीनियस लीनियर पीडीई है, ये होमोजीनियस है, ये आपको दिख रहा है क्योंकि आप देखो सभी टर्म्स जितने भी टर्म्स हैं वो डेरिवेटिव सब सेकेंड ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो ये होमोजीनियस है। अब होमोजीनियस है तो हमको सबसे पहले इसके सीएफ की बात करनी है, और आप जानते हो राइट हैंड साइड से सीएफ निकलता है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से सीएफ निकलता है, राइट हैंड साइड से पीआई निकलता है। तो अब हम सबसे पहले इसका क्या समझने जा रहे हैं, सीएफ निकालने के रूल। तो हम निकालने जा रहे हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग सीएफ। रूल्स फॉर फाइंडिंग सीएफ, सीएफ निकालने के रूल्स क्या होते हैं इसमें। ठीक है, तो सीएफ निकालने के लिए पहले आप ये बात समझ लीजिएगा कि हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लेना है, राइट हैंड साइड को हमको 0 सपोज करके चलना पड़ता है। तो सीएफ की जब भी आप लिखने जाएंगे तो आपको सिर्फ इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। तो a0 d2z/del x² प्लस a1 d2z/del x del y प्लस a2 d2z/del y² इक्वल टू 0।
ठीक है, आपने इसका सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट ले लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसको ऑपरेटर में चेंज करना होता है। तो चेंज इन ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या होते हैं, तो ऑपरेटर ये होता है कि हम जो ये डेरिवेटिव हैं इनको कुछ डी या डी डैश जैसा बना लेंगे। तो डेल ओवर डेल एक्स जहां पे भी लिखा हो उसको आप डी लिख दें। अगर इसका सेकंड ऑर्डर लिखा होगा तो आप उसको डी स्क्वायर लिख देंगे। मतलब अगर ये लिखा होगा तो आप उसे डी स्क्वायर लिख देंगे। अगर क्यूब लगा हो तो डी क्यूब लिख देंगे। मतलब जो भी एक्स के रिस्पेक्ट वाले हैं उसे आपने डी से डिनोट करना है, और जो भी वाई के रिस्पेक्ट वाले हैं उसे आपको डी डैश से डिनोट करना है। ठीक है, डी डैश से। अब बात आती है अगर एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में लिखा है तो आप ये देखें कि आगे कौन है। आगे एक्स है, बाद में वाई है, तो आप उसे डी डी डैश लिखेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा लिखा है, अगर तीन ऑर्डर कर लेती हूँ मैं, अगर ये ऐसे लिखा है तो इसमें आप देखिए कि एक्स कितने ऑर्डर का है। एक्स हमारा है दो ऑर्डर का, और वाई हमारा है एक ऑर्डर का। तो ये क्या बनेगा, डी स्क्वायर डी डैश। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमको ऑपरेटर में बदलना है। तो अब हम इक्वेशन नंबर, इसको इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल लेती हूँ। तो अब इसको ऑपरेटर में चेंज करूँ तो ये बनेगा ए नॉट, ये बन रहा है डी स्क्वायर जेड प्लस ए वन, ये बन रहा है डी डी डैश जेड प्लस ए टू डी डैश स्क्वायर जेड। ठीक है, और इक्वल टू 0। अब z पूरी में से अंदर से कॉमन कर लीजिए। तो ए नॉट डी स्क्वायर प्लस ए वन डी डी डैश प्लस ए टू डी डैश स्क्वायर z इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब यहां तक पहुंचने के बाद आपको लिखनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपको क्या करना होता है, जो d लिखा है उसको आपको m से रिप्लेस करना है, और d डैश और z इन दोनों को आपको 1 से रिप्लेस करना है। अब ये रिप्लेसमेंट अगर आप ऊपर जो लास्ट इक्वेशन हमने लिखी है इसमें करते हैं तो क्या बनता है, ये ए नॉट एम स्क्वायर प्लस ए वन। देखो डी को आपने एम से करना है, डी डैश को 1 से। तो डी एम बन गया, डी डैश 1 बन गया। फिर ए टू डी डैश 1 हो गया है तो स्क्वायर करने पे 1 रहेगा, जेड आपने 1 कर दिया इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग करोगे सॉल्व एंड फाइंड द रूट्स। आप यहाँ से इसके रूट्स फाइंड आउट करोगे। रूट्स हमारे कितने आएंगे, जितने ऑर्डर की हमारी इक्वेशन है उतने हमारे रूट्स आएंगे। तो हमारे पास दो ऑर्डर की इक्वेशन है तो हमारे पास रूट्स आएंगे एम की दो वैल्यूज। ठीक है, एम की दो वैल्यूज सपोज मैंने मान ली वो एक m1 आएगी और एक m2 आएगी। ठीक है, अब एक m1 हो गई एक m2 हो गए, हमारे पास दो रूट्स हो गए। अब यहाँ के बाद आते हैं केस। तो केस नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन ये होता है इफ all the roots are distinct, if all the roots are distinct। distinct मतलब हो गया डिफरेंट, मतलब ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं। मतलब m1 अलग है और m2 अलग है, दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। कुछ भी हो सकते हैं वो। आप अगर i लिख रहे हो और माइनस आई लिख रहे हो तो ये दोनों डिफरेंट है। रूट टू लिख रहे हो माइनस टू रूट टू लिख रहे हो तो रूट टू लिख रहे हो तो ये भी डिफरेंट है। तो डिफरेंट अगर आए हैं तो आपका सी एफ कैसे लिखा जाता है, तब सी एफ लिखा जाता है एफ वन वाई प्लस पहला फैक्टर एम वन एक्स प्लस एफ टू वाई प्लस दूसरा फैक्टर एम टू एक्स। क्योंकि दो ही फैक्टर थे तो मेरे पास दो ही में ही इक्वेशन बनेगी। तीन होंगे तो तीनों डिस्टिंक्ट होंगे तो हम तीन इक्वेशन में हमारा सी एफ निकल के आ जाएगा। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया अगर केस वन है, मतलब सारे रूट्स डिफरेंट आ रहे हैं। और केस नंबर टू, केस नंबर टू इफ, केस नंबर टू इफ all the roots are सेम, सेम या रिपीटेड लिख दो, और रिपीटेड, और रिपीटेड हमारे सेम हो या फिर रिपीट हो। जैसे कि हम कह रहे हैं कि m की वैल्यू आ रही है m1 और m2, और m1 और m2 दोनों सेम आ रहे हैं, m1 और m2 दोनों सेम आ गए, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो CF क्या लिखा जाता है, f1 y प्लस m1x। अब रिपीटेशन की वजह से x का मल्टीप्लाई f2 y प्लस m1x। अब m1 ही दोनों जगह लिखते हैं क्योंकि दोनों सेम है। अब इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास दो रूट सेम हो, तीन रूट सेम हो सपोज, और चौथा रूट डिफरेंट हो, और ये चार ऑर्डर की इक्वेशन हो, तो हमें ये कैसे लिखना है, सी एफ वन
वाई प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x। अब आपका ये रिपीटेशन था तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस अब आपका तीसरा भी रिपीटेड है तो एक्स स्क्वायर f3 y प्लस m3x। ठीक है। अब फोर्थ वाला आपका रिपीटेड नहीं है तो प्लस, अब उसमें x का मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आपका रिपीटेशन होता है पहला ऐसे ही, फिर सेकंड में आपने x का मल्टीप्लाई किया, दो रिपीटेड है तो तीसरा भी रिपीटेड है तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया। फोर्थ इससे रिलेटेड नहीं था ना रिपीटेड है, तो फोर्थ आपका सिंपल वे में लिखा जाएगा f4 y प्लस m4x। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हमको CF लिखना होता है। तो CF के होमोजीनियस लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में सिर्फ दो ही केसेस हैं, या तो मेरे रूट्स सेम आए या फिर रूट्स डिफरेंट आए। मतलब अब आप इसमें चाहे इमेजनरी ले लो, चाहे इरेशनल ले लो, चाहे कोई से भी नंबर्स ले लो, या तो वो सेम होंगे या फिर वो सेम नहीं होंगे। दो ही केस होते हैं इसमें CF निकालने के। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें एक स्पेशल केस, आपको एक और चीज मुझे डिस्कस करनी थी। एक स्पेशल केस ये होता है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन ही है लेकिन इंडिविजुअली डी डैश का ऑर्डर डी से ज्यादा है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, डेल क्यूब जेड अपॉन, ये डेल क्यूब जेड अपॉन, यहाँ पर लिख दीजिए डेल वाई क्यूब प्लस 2 डेल डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई इक्वल टू 0। सपोज ये इक्वेशन है। तो अब आप देखो, पहले तो आपको ये चेक करना है होमोजीनियस है या नहीं। तो ये होमोजीनियस तो आपको दिख रहा है क्योंकि आप ये देख पा रहे हो कि इसमें दोनों ही डेरिवेटिव्स में ऑर्डर 3 3 ही है। ठीक, जब आप इसको CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने चलते हो तो आप देखो, आप क्या लिख रहे होते, तो डेल ओवर डेल एक्स वाले को डी से डिनोट करना है और डेल ओवर डेल वाई वाले को आपको डी डैश से डिनोट करना है। ठीक है, अब जरा आप इसको जरा चेंज करोगे तो देखो क्या बनेगा, डी डैश क्यूब प्लस 2। अब नीचे क्योंकि स्क्वायर है एक्स वाले के साथ तो डी स्क्वायर और डी डैश, और बाहर z इक्वल टू 0, ये बन गया ना आपके पास। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन में m बनाओगे तो आप क्या करते हो, जो मैंने ऊपर रूल बताया है उसमें d को m से और d डैश और z को 1 से रिप्लेस करो। बट जैसे ही आप रिप्लेसमेंट करते हो तो आप देखते हो कि पहला वाला तो ये 1 बन गया, प्लस 2 ये बन गया एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितने रूट्स मिलेंगे, दो। दो, बट हमारी इक्वेशन कितने की थी, 3। तो इसका मतलब तो ये गलत है, क्योंकि अगर ये हमारी प्रॉब्लम 3 ऑर्डर की है तो हमें 3 ही रूट्स चाहिए होते हैं। इसका मतलब ये वाला प्रोसेस तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्पेशल केस मैंने आपको क्यों बताया है, मैंने इसलिए बताया है कि अगर कभी भी होमोजीनियस इक्वेशन आपको दिख रही है लेकिन इंडिविजुअली डी डैश का ऑर्डर डी के ऑर्डर से ज्यादा है, इंडिविजुअली मतलब अलग से आप देखो तो डी डैश का ऑर्डर डी से के ऑर्डर से ज्यादा है इक्वेशन में, तो आपका जो ऊपर लेट करने वाला काम था ऑक्सिलरी में, क्या करा था आपने, डी डैश को एम माना था, वो आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। आप क्या कर दोगे, डी डैश को एम कर दोगे और डी और जेड को 1 कर दोगे। ठीक, तो अब देखो अब रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एम क्यूब प्लस 2, ये आपने बना दिया m इक्वल टू 0, ये बनेगा। अब आप इसके फैक्टर करोगे तो आपको 3 रूट्स ही मिलेंगे, चाहे वो सेम मिले चाहे वो अलग अलग मिले, कुछ भी मिले बट आपको 3 रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये 3 रूट्स मिल गए और मैं मानती हूँ चलो तीनों अलग अलग आए हो, तो सी अब फिर कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ये चेंज कर दिया है, ये आपका चेंज है, तो फिर आपका सीएफ भी लिखने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। तो सीएफ लिखने का तरीका क्या लिखा जाएगा स्पेशल केस के लिए, तो आपका सीएफ होगा F1, पहले आप क्या लिख रहे थे, y प्लस m1x, तो अब इसका अपोजिट लिखा जाएगा x प्लस m1 y प्लस F2 x प्लस m2 y प्लस F3 x प्लस m3 y। तो ये आपका बन जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी इक्वेशन में d और d डैश दोनों के ऑर्डर सेम है तो प्रायोरिटी आपकी हमेशा d को ही m मानने की रहनी है। अगर कभी किसी केस में ऐसा हो जाए कि इंडिविजुअली डी डैश का ऑर्डर डी के ऑर्डर से ज्यादा है पूरी इक्वेशन में, तब आपको बस ये काम करना है स्पेशल केस वाला, वरना हमेशा नहीं करना है। हमेशा तो हमारा सेम वही काम रहता है जो हम सीखे हैं। तो ये वाला जितना मैंने पार्ट आपको बताया है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही केसेस में एप्लीकेबल होता है।
ठीक है। अब हम आते हैं, चलो हमने दोनों केस सीख लिए सीएफ के। अब हम इनके कुछ प्रॉब्लम्स पे आते हैं कि हम इनके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कैसे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिसमें हमको सीएफ निकालना है और हमारा प्रॉब्लम है ये है 4r माइनस 12s प्लस 9t इक्वल टू 0। अब मैंने इसको जानबूझ के आर एस टी वाला दिया है ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए कि हमने आर एस टी किसको माना था। तो अब अगर भूल गए हो तो आर हम कहते हैं जो एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट होता है, टी हम कहते हैं जो वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट होता है, और एस हम कहते हैं जो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो अगर हम इनको चेंज करें, ठीक है, तो अगर हम इनको चेंज करें तो ये आर एस टी ये बनेंगे। ठीक, अब हम सी एफ ही निकाल सकते हैं क्योंकि पी आई का पार्ट तो हमारे पास 0 है। ठीक, तो हमने क्या करना है, इसको करना है चेंज इन ऑपरेटर। अगर हम इसको ऑपरेटर में बदल के लिखेंगे तो बनेगा 4d² माइनस 12। एस का मतलब था ये, और इसमें एक एक ऑर्डर है एक्स और वाई का, तो डी डी डैश प्लस 9d' स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर z इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। अब आप फिर से देखिएगा पूरी इक्वेशन में ऑर्डर सबका 2 2 2 है, तो प्रायोरिटी आपकी डी की ही रहनी है, डी एम मानने की। तो डी को आपने एम मानना है और डी डैश और जेड को 1 मानना है। इस केस में मैंने जो स्पेशल केस बताया वो नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देखो डी और डी डैश आप इंडिविजुअली भी देख लो, दोनों बराबर हैं। बराबर है तो आपको डी को ही मानना है। ठीक है, तो आपने ये माना तो आपका क्या बनेगा, 4m² माइनस 12m प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपके पास बन के आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर क्या होंगे इसके, आपको 9 को मल्टीप्लाई 4 में करके देखो तो 36 आता है। 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका प्लस करने पर 12 आए। 36 के ऐसे फैक्टर जिसका प्लस करने पर 12 आए। तो आप इसको क्या ब्रेक करोगे, 4m² माइनस 6m माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए 36 में 6,6 करिए, 6 और 6 प्लस करने पे तो 12 आ रहा है, और 6 इंटू 6 36 भी होता है। तो अब आप इन दो टर्म में से देखो तो आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 2m। तो अंदर क्या बच रहा है आपके पास, 2m माइनस 3। ठीक है, माइनस इसमें से आपके पास क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है। तो आपके पास अंदर बच रहा है 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइनली आपके पास 2m माइनस 3 का एक फैक्टर कॉमन हुआ, तो दूसरे में भी 2m माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। अब आपके पास टोटल m की वैल्यूज क्या आई हैं, 3/2 3/2। अब देखो ये रिपीटेड है, और रिपीटेड वाले केस में हमने सी एफ लिखना कैसे सीखा है, सी एफ इक्वल टू f1 y प्लस 3/2x प्लस x f2 y प्लस 3/2x। तो ये हमारा सी एफ आ गया। अब पी आई हमारे पास इस केस में कुछ है ही नहीं, पी आई इक्वल टू 0 है, तो z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करके आप पूरे को जोड़ के आंसर लिख दीजिए। फाइनली आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इनके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन हम इसका और डिस्कस कर लेते हैं कि एक हमारे पास प्रॉब्लम है डी 4 पावर del 4 पावर z अपॉन del x पावर 4 प्लस del 4 z अपॉन del y पावर 4 इक्वल टू 0। सपोज ये हमारे पास है, मैं डायरेक्टली इसको करूंगी, थोड़ा फास्ट करूंगी इसको। तो आपके पास ये बन रहा है d पावर 4 प्लस d डैश पावर 4 z इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो वही d को m से और d डैश और z को 1 से रिप्लेस कर दो, तो बनेगा m पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके फैक्टर नहीं होते, तो आपको फटाफट क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अगर यहाँ माइनस होता तो आप इसके फैक्टर कर सकते थे, प्लस में प्रॉब्लम होती है, तो आपको हमेशा इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। m स्क्वायर प्लस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसके परफेक्ट स्क्वायर में किसकी कमी है, 2m की, तो 2m स्क्वायर आप जोड़ेंगे और 2m स्क्वायर उधर भी जोड़ देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा m√2m का होल स्क्वायर। अब हम उसको इस साइड से दूसरे साइड ले आएंगे, तो बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की तरह आप उसको खोलेंगे तो आपके पास ये दो फैक्टर बन जाएंगे, और इन दोनों फैक्टर्स की आप
श्रीधराचार्य से फैक्टर कर सकते हैं, तो आपका पास दो चार फैक्टर्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो एम ये आपके दो फैक्टर्स इसमें बन गए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से आपके दो बन गए। अब आप एक एक को आप इसको श्रीधराचार्य से सॉल्व कर सकते हो। तो हम पहले एक ले लेते हैं। तो एक ले लो आप, एम स्क्वायर माइनस रूट टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। आप श्रीधराचार्य का फॉर्मूला जानते हो, एम की वैल्यू होगी माइनस बी मतलब कि रूट टू, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब टू, माइनस फोर इंटू ए इंटू सी इज वन अपॉन टू ए इज वन। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये बनेगा टू माइनस फोर अपॉन टू। ठीक है, आप इसमें से रूट टू कॉमन करोगे तो ऊपर बचेगा वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन, और यहाँ पे बचेगा टू। ठीक है, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लोगे तो आप बनेगा वन प्लस माइनस, ये हो गया आयोटा अपॉन रूट टू। ठीक है, अब आपके पास ये एम आया, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि सपोज एक को आपने जेड वन मान लिया, जेड वन, जेड वन आपका बन गया वन प्लस आयोटा अपॉन रूट टू। तो आप ये बताओ दूसरा रूट क्या है, वन माइनस आयोटा अपॉन रूट टू। ठीक है, और ये बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आगे वाला, जब आप बीच वाले साइन को चेंज कर देते हो तो वो उसका कॉन्जुगेट बोला जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जेड वन बार, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कॉन्जुगेट होता है उसको बार से डिनोट कर देते हैं। तो पहले को अगर पहले वाले फैक्टर को मैंने जेड वन से डिनोट किया तो दूसरा वाला फैक्टर मैंने उसके कॉन्जुगेट से डिनोट करा, तो उसका नाम भी जेड वन बार कर दिया। तो ये तो मैंने एक फैक्टर सॉल्व कर लिया जिससे मेरे पास दो रूट्स आ गए। अब दूसरा, एम स्क्वायर प्लस रूट टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो को आप सीधे दराचार से सॉल्व करेंगे तो एम की वैल्यू माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब टू माइनस फोर इंटू वन ही होगा अपॉन टू ए। सेम वे में इसको सॉल्व करोगे तो रूट टू माइनस प्लस माइनस ये बनेगा रूट टू आयोटा अपॉन टू। इसमें भी रूट टू ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई होके कैंसिल होगा, तो फाइनल आपका जो बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें इसमें भी हमारे पास दो फैक्टर बनने हैं प्लस एक माइनस। तो अगर आप एक को जेड टू मान लो माइनस वन प्लस आयोटा अपॉन रूट टू को जेड टू मान लो, तो दूसरा तो उसका कॉन्जुगेट लिखा जा रहा है ना, माइनस वन माइनस आयोटा अपॉन रूट टू। समझ गए, तो ये हमारे पास टोटल चार फैक्टर आ गए, चार रूट्स आ गए हमारे पास। अब आप देखो चारों डिफरेंट है, फर्स्ट देख लो, सेकंड देख लो, थर्ड देख लो, फोर्थ देख लो, चारों डिफरेंट है। तो सी एफ कैसे लिखा जाएगा, एफ वन वाई प्लस, अब चूंकि ये बहुत बड़ा है तो मैं इनके जो नाम दिए हैं उन्हीं से डिनोट कर देती हूँ, जेड वन एक्स प्लस एफ टू वाई प्लस जेड वन बार एक्स प्लस एफ थ्री वाई प्लस जेड टू एक्स प्लस एफ फोर वाई प्लस जेड टू बार एक्स। तो ये आपके इसके फैक्टर बन के आ गए। तो देखिए ये आपके जो क्वेश्चंस हमने किए हैं सिर्फ सीएफ निकालने के थे, क्योंकि सब में राइट हैंड साइड में जीरो था, तो सिर्फ सीएफ ही निकाल सकते थे इसमें। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं इसमें दो क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ, ये आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। जब हम पीआई सीखेंगे तो पीआई में भी हम सीएफ को दोबारा से करेंगे, तो आप इनके ये क्वेश्चंस आप खुद से करके देखिएगा। डी क्यूब माइनस सिक्स डी स्क्वायर डी डैश प्लस इलेवन डी 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 डैश स्क्वायर माइनस सिक्स डी डैश क्यूब z इक्वल टू जीरो, ये हमारा एक फैक्टर बनेगा। इसमें टोटल तीन फैक्टर्स बनने चाहिए आपके। और एक और है आपके पास क्वेश्चन नंबर टू, ये है आपके पास, इसमें एक प्लस का भी बनता है, तो वो भी मैं आपको दे देती हूँ, डेल फोर जेड अपॉन डेल एक्स की पावर फोर प्लस, ये प्लस का तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, माइनस वाला इसमें आप करके देखिएगा, माइनस डेल फोर जेड अपॉन डेल वाई की पावर फोर जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक ये आप खुद से करके देखिएगा। इसका आसानी से फैक्टर निकाला जा सकता है, क्योंकि ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये है आपके पास आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी। तो आप ये तीन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिएगा। हमने इस लेक्चर में सीएफ डिस्कस करा है होमोजीनियस का, तो आप इसके क्वेश्चंस को और ट्राई करिएगा, आपको अच्छे से क्लियर होगा। दो ही केस होते हैं इसमें, या तो रिपीट होगा या रूट्स, या फिर नहीं रिपीट होगा।
ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम होमोजीनियस के पीआई को डिस्कस करेंगे लेक्चर 9 में। तब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू।